अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन, नेल एंड हेयर्स और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का यूनिट 7 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टू लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। नंबर सेकंड, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन डेरिवेटिव्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर, नेल। Number third, discuss the following functions of skin: protection, regulation of body temperature, sensation, absorption, excretion. The skin. The skin completely covers the body and is continuous with the membrane lining the body orifices. It protects the underlying structures from injury and from invasion by microbes. Contains sensory somatic nerve endings of pain, temperature and touch. इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन क्या है? हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है और हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को बचाता है फ्रॉम इंजरीज से और इन्वेजन से, माइक्रोब से, कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया हमें बीमार ना करें। सही। और इसके अंदर सोमैटिक नर्व एंडिक्स भी होती हैं पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए और टच के लिए, जो कि हम महसूस करने के काम आता है। और पेन को भी सेंडिंग करने के काम आता है। और ये रेगुलेशन करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करके रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. द स्किन हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 1.5 to 2 meter square in adults and it contains glands, hairs and nails. There are two main layers, epidermis and dermis. Between the skin and underlying structures there is a layer of subcutaneous fat. हमारे पास बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस, जो कि फैट लेयर होती है। सही है। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस एंड आखिर में मसल्स आ जाता है। फिर नंबर फर्स्ट, एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस epithelium which varies in thickness in different parts of the body. सही है। ये सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की और इसकी कंपोज होती है सर्टिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से और इसकी थिकनेस कुछ बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा होती है। इट इज़ थिकेस्ट ऑन द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। और ये थिकेस्ट होती है हमारे पाम्स पे, हैंड्स पे और सोल्स ऑफ द फीट पे। देर आर नो ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स इन द एपिडर्मिस but its deeper layer are bathed in interstitial fluid from the dermis which provides oxygen and nutrients and is drained away as lymph. इसके अंदर कोई नर्व एंडिंग्स या कोई ब्लड वेसल्स तो नहीं जाती, लेकिन इसकी जो डीपर लेयर होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती है, ये जो कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और वहाँ से उसका ड्रेनेज भी होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, सही, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। जर्मिनेटिव लेयर, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे जो नीचे है स्ट्रेटम बेसल, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। सारा को एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट, स्ट्रेटम बेसल. द इनर मोस्ट लेयर सिंगल कॉलमनार स्टेम सेल लेयर होता है, डिवाइडिंग प्रोड्यूसिंग केराटिनोसाइट्स. केराटिनोसाइट्स क्या है? कंटेन कोलेस्ट्रॉल प्रिकॉर्सर्स एक्टिवेटेड बाय यूवी लाइट, जो कि विटामिन डी रेगुलेट्स कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. आल्सो कंटेन्स मेलेनोसाइट्स. के मेलेनोसाइट्स भी होते हैं जो कि सेक्रेट मेलानिन कहते हैं, जो कि स्किन को कलर देते हैं. यूवी लाइट स्टिमुलेट मेलानिन सिक्रेशन placed into melanosomes moved up to by keratinocytes. Scatter UV light नेचुरल सनस्क्रीन जो कि काम करता है उसके प्रिवेंट स्किन कैंसर फ्रॉम एक्सेसिव यूवी लाइट. सेकेंड हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम. सेकेंड लेयर comprise 8 to 10 keratinocyte cell layers which can no longer divide, जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, वो 8 से 10 लेयर होती है इसकी. प्रोटीन्स ऑन केराटिनोसाइट्स help them adhere together, साथ में रहने में मदद है. डेंड्रिक सेल्स सीक आउट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्वेडिंग माइक्रोब्स को हटा देते हैं डेंड्रिक सेल्स. नंबर थर्ड, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. थर्ड लेयर comprises 3 to 5 keratinocyte cell layers undergoing keratinization, flatten out, die, epidermal skin barrier formed. और केराटोहाइलिन ग्रैनुलस इन केराटिनोसाइट कंटेन केराटिन प्रिकॉर्सर्स विच एग्रीगेट
क्रॉस लिंकेज जो कि केराटिन बंडल्स बन जाते हैं, और लैमेलर ग्रेन्यूल्स इन केराटिनोसाइट्स कंटेन ग्लाइकोलिपिड्स सिक्रेटेड टू सेल सरफेस ग्लूज सेल टुगेदर, जो कि सेल को एक दूसरे से ग्लू करके रखता है, जिस तरह गम से हम लोग चिपका देते हैं। Number 4, stratum lucidum. Fourth layer comprises 2 to 3 dead keratinocyte cell layers that have secreted most of their lamellar granules, only found in the thicker skin हमारे palms के अंदर और sole of the feet के अंदर पाए जाते हैं। Stratum corneum. Uppermost layer comprises 20 to 30 dead keratinocyte cells layer glued together with glycolipids. Dead keratinocytes secrete defensive to fight pathogens. सही है, ये डेड केराटिनोसाइट क्या डिफेंसिव मटेरियल सिक्रेट करते हैं जो कि पैथोजन से फाइट करता है। सेल्स फ्रॉम स्ट्रेटम लूसिडम पुश अप सेल फ्रॉम दिस लेयर शेड स्किन फ्लेट्स एंड डेंड्रफ, जो कि डेंड्रफ बन जाता है, वो ये होता है। द कलर ऑफ द स्किन. The color of the skin is affected by 3 main factors: melanin, hemoglobin, and bile. Melanin, a dark pigment derived from the amino acid tyrosine and secreted by melanocytes in the deep germinative layer, is absorbed by surrounding epithelial cells. उसके बाद क्या होता है? The amount is generally determined and varies between different parts of the body, between membrane of the same race and between same races. जो कि उसकी अमाउंट डिटरमाइन की जाती है वो उसके बीच में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेम्ब्रेन्स के, रेसेस के, और उसके रेसेस के बेस पे उसको देखा जाता है। द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स इज़ फेयरली कांस्टेंट, सो द डिफरेंस इन कलर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन सिक्रेटेड। सही है, कि मेलानोसाइट्स जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कलर कि मेलानिन कितना सिक्रेट हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, और मेलानिन हमारी बॉडी को, स्किन को बचाता है जो कि हार्मफुल सनलाइट होती है। एक्सपोजर टू सनलाइट प्रोमोट्स सिंथेसिस ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन, और इसको सनलाइट से प्रोमोट करता है सिंथेसिस किस चीज़ की? अमाउंट ऑफ मेलानिन को, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। Number 2, hemoglobin. The level of oxygenation of hemoglobin and the amount of blood circulating in the dermis give its skin its pink color, जो कि पिंक कलर प्रोवाइड करता है जब भी ऑक्सीजनेशन मूव करता है हीमोग्लोबिन के साथ। Number 3, bile. Bile pigments in blood and carotenes in subcutaneous fat give the skin a yellowish color, जो कि बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि कैरोटीन्स जो कि सबक्यूटेनियस फैट के अंदर होती हैं, वो येलोविश कलर उसको देती हैं। नंबर 2 हमारी स्किन की लेयर डर्मिस. द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक, टफ होती है, इलास्टिक होती है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड द मैट्रिक्स कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स इंटरलेस्ड विद इलास्टिक फाइबर्स, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो, और ये कोलेजन फाइबर्स के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं इलास्टिक फाइबर्स के साथ। रप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स ऑकर व्हेन द स्किन इज़ ओवर स्ट्रेच। सही है, इलास्टिक फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, किसकी वजह से? उसको ओवर स्ट्रेच कर दिया जाता है, ज़्यादा खींच दिया जाता है, रिजल्टिंग इन परमानेंट स्ट्रे और स्ट्रेच मार्क्स दैट मे बी फाउंड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, और ये परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स बना देता है, और ये पाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ओबेसिटी के दौरान। Collagen fibers bind water and give the skin its tensile strength, but as this ability declines with age, wrinkles develop. से कोलेजन फाइबर्स बाइंड होता है वाटर के साथ और स्किन को उसकी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन जैसी ये डिक्लाइन हो जाता है, जैसी एज बढ़ती जाती है, और हमें रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन के अंदर। फिब्रोब्लास्ट्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर द मेन सेल्स फाउंड इन द डर्मिस। से फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स मेनली पाए जाते हैं डर्मिस के अंदर। अंडरलाइंग इट्स डीपेस्ट लेयर देयर इज एरोलैट टिश्यू एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू फैट। से अंडरलाइंग जो डीपेस्ट लेयर में इसके यानी कि एरोलेट टिश्यू पाया जाता है और एडिपोज टिश्यू जो कि फैट है। द स्ट्रक्चर इन द डर्मिस आर, स्ट्रक्चर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं डर्मिस के अंदर? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी सोमैटिक नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, हेयर्स, एरेक्टोपेलाई मसल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। डर्मिस एक सेंट्रल लेयर है जो कि टू लेयर डिवीजन की होती है। पेपिलरी लेयर जो कि डीपर होती है, एंड थिकर रेटिकुलर लेयर।
पेपिलरी लेयर, फिब्रोब्लास्ट इसके अंदर होते हैं प्रोड्यूसिंग कोलेजन अरेंज्ड इन पेपिलाए। जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं यानी कि कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं पेपिलाए के अंदर। कंटेन्स ब्लड वेसल्स, मैक्रोफेजेस, नर्व एंडिंग्स इनके अंदर होती हैं। एग्जांपल मेसिनर कॉर्पसल्स फॉर फाइन टच, फ्री नर्व एंडिंग्स फॉर पेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट्स, इंक्रीज ग्रिपिंग, ग्रिपिंग हमारी बढ़ाता है, सेंसिंग एबिलिटीज़ बढ़ा देता है। से इसके अंदर पेपिलरी लेयर आप लोग देख सकते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं येलो कलर में, और ये ब्लू कलर की मेसिनर कॉर्पसल्स होती हैं। सेकेंड हमारे पास रेटिकुलर लेयर, फिब्रोब्लास्ट इसके अंदर होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं इलास्टिन, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंटेंस, और इसके अंदर कंटेंस ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, लिम्फेटिक, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल, मैक्रोफेजेस, नर्व्स। एग्जांपल पेसिनेन कॉर्पसल फॉर प्रेशर वाइब्रेशंस। कोलेजन पैक टाइटली पैक होते हैं और इंक्रीज सपोर्ट करते हैं। रेगुलेट्स टेम्परेचर विद ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड्स के। ब्लड वेसल्स डायलेट व्हेन हॉट, ब्लड मूव्स क्लोजर टू सरफेस। जब ब्लड वेसल्स यानी कि जब मौसम हॉट हो रहा है तो वो डायलेट हो जाती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कोल्ड, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब सर्दी होती है। ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम सरफेस, प्रिवेंट्स हीट लॉस, जो कि हीट लॉस में मदद देता है। स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज सिक्रेशन व्हेन हॉट, सही स्वेट जब हम लोग गर्मी लगती है तो स्वेट ग्लैंड्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं यानी कि सिक्रेशन होती है। इंक्रीज हीट टू एवापोरेट स्वेट, और जब कोल्ड होती है तो डिक्रीज हो जाती है हमारे स्वेट ग्लैंड से यानी कि सिक्रेशन नहीं होती है, और डिक्रीज हीट टू एवापोरेट स्वेट। से रेटिकुलर लेयर जिसके अंदर हमारे स्वेट ग्लैंड्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, ऑयल ग्लैंड्स। Blood vessels. Blood vessels arterioles form a fine network with capillary branches supplying sweat glands, जो कि arterioles से एक नेटवर्क निकलता है पेपिलरी ब्रांचेस का जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड स्वेट ग्लैंड्स को, सेबेशियस ग्लैंड्स को, हेयर फॉलिकल्स एंड द डर्मिस को। The epidermis has no blood supply. It obtains nutrients and oxygen from interstitial fluid derived from blood vessels in the papillae of the dermis। और ये एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू लेता है। लिम्फ वेसल्स, दीज फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द डर्मिस, ये नेटवर्क बना होता है इनका डर्मिस के अंदर। Sensory nerve endings. Sensory receptors, specialized nerve endings which are sensitive to touch, change in temperature, pressure and pain, are widely distributed in the dermis. Incoming stimuli activate different type of sensory receptors. सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंसिटिव टू टच होती हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने या प्रेशर को, पेन को, सही, और ये वाइडली फैली हुई होती हैं डर्मिस के अंदर। और इनकमिंग स्टिमुलाई जो कि एक्टिवेट कर देता है तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन थ्रू विच इंडिविजुअल्स रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट। सही, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि सेंसरी ऑर्गन है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने के काम आता है इन्वायरमेंट से। नर्व impulses generated in the sensory receptors in the dermis are conveyed to the spinal cord by sensory somatic cutaneous nerves, then to the sensory area of the cerebrum where the sensation are perceived। क्या नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं सेंसरी रिसेप्टर के ज़रिए जो कि डर्मिस में होता है, और वहाँ से फिर जाता है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में के सेंसरी में, सोमैटिक क्यूटेनियस नर्व्स में, और वहाँ से जाता है सेरिब्रम में जहाँ पे उसको सेंसेशन परसीव्ड हो जाती है, पहुँच जाती है। Sweat glands. Sweat glands are found widely distributed throughout the skin and are most numerous in the palms of the hands, soles of the feet, axilla and groins. They are composed of epithelial cells. The bodies of the glands lie collide in the subcutaneous tissue. Some ducts open onto the skin surfaces at tiny depressions or pores, and other open into hair follicles. Gland openings into hair follicles do not become active until puberty। से स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक वाइडली एरिया इनका फैला हुआ होता है थ्रू आउट द स्किन, जो कि यानी कि हमारे पाम्स के अंदर, हैंड सोल्स के अंदर, फीट, एक्सिला एंड ग्रोइंस के अंदर होते हैं, और ये कंपोज होते हैं एपिथेलियल सेल्स से और सबकुटेनियस टिश्यू से। और ये डक्ट्स होती हैं यानी कि हमारी डिप्रेशन, टाइनी डिप्रेशन बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं हमारी स्किन के अंदर या हेयर फॉलिकल से
निकलते हैं, और कुछ जो हमारे हैं जो कि प्यूबर्टी के बाद हमारे कुछ स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे ग्रोइंस के होते हैं या एक्सिला के, वहाँ से स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं। द मेन स्ट्रक्चर इन द डर्मिस, सही है। इसको आप देख सकते हैं मेन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इसकी आ सकती हैं। सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन, सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पास 3 किस्म के हैं। मेसिनर कॉर्पसल जो कि लाइट प्रेशर को स्टिमुलस को मिले तो वो डिटेक्ट कर लेता है। पेस्नियन कॉर्पसल डीप प्रेशर को डिटेक्ट करता है। फ्री नर्व एंडिंग्स पेन को। In the axilla, they secrete an odorless milky fluid which, if decomposed by surface microbes, causes an unpleasant odor। सही है, एक्जिला के अंदर ये odorless milky fluid यानी कि सिक्रेट करता है, जिसको सरफेस माइक्रोब्स या कॉज अनप्लीजेंट ओडोर या गंदी बदबू पैदा करता है। द फंक्शन ऑफ दिस सिक्रेशन आर नॉट नोन। स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स इन रिस्पॉन्स टू रेस्ड बॉडी टेम्परेचर एंड फेयर। से स्वेट ग्लैंड्स की तब कब सिक्रेशन करते हैं जब उनको सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए ये रिस्पॉन्स होता है इनका, और ये बॉडी टेम्परेचर जब राइज होता है तब स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं, या जब हम घबरा जाते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। The most important function of sweat secreted most glands opening onto the skin surfaces in the regulation of body temperature। और मोस्टली देखा गया है कि स्वेट ग्लैंड ज़्यादातर यानी कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करने के काम आते हैं, यानी कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। Number 8, evaporation of sweat glands from body surfaces take heat from the body, and the amount of sweat produced is governed by the temperature regulating center in the hypothalamus। और ये सब कौन करवा रहा होता है? हाइपोथैलेमस। Excessive sweating may lead to dehydration and serious depletion of body sodium chloride unless intake of water and salt is appropriately increased। से एक्सेसिव सेक्रेशन की वजह से हम बंदा यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी की तरफ भी जा सकता है, और क्योंकि ज़्यादा लॉस होने की वजह से सोडियम क्लोराइड, सही है, तो सॉल्ट की कमी हो जाएगी। आफ्टर 7 to 10 days एक्सपोजर टू हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट लॉस इज सस्टेनेबली रिड्यूस्ड बट वाटर लॉस रिमेन हाई। से ज़्यादातर एक्सपोजर से यानी कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का ज़्यादातर गर्म है तो उसका साल्ट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन वाटर लॉस भी रिमेन भी उसका हाई रहेगा। टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स हैं। एक्राइन, जिसको मेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये आप देखते हैं एक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन या मेरोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं। एक्सेप्शंस लिप्स, एयर कैनाल, क्लिटोरस ग्लैंड्स और पीनस यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डर्मिस के अंदर होता है। डक्ट ओपन्स इनटू पोर ऑन स्किन सरफेसेस। स्वेट हाइपोटोनिक यानी कि मोस्टली वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स या डर्मेसिडन डिस्ट्रॉयस बैक्टीरिया या कूल्स बॉडी एवापोरेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन ड्यूरिंग इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इनका होता है, फेयर और एनजाइटी। सेकेंड हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन आर्म पिट्स या जेनिटल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और ये प्यूबर्टी के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। सिमिलर टू एक्राइन ग्लैंड्स के सिमिलर होते हैं। बिगर फ्यूअर प्रोड्यूसेस सिक्रेशन विद इंक्रीज लिपिड प्रोटीन, सिक्रेशंस मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, बॉडी ओडोर। सेवरल मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड टाइप्स, जिसको सेरेमिनस ग्लैंड्स इन एयर्स प्रोड्यूस सीरमन प्रोटेक्ट्स एयर ड्रम विद एयर कैनाल हेयर्स, और मेमरी ग्लैंड्स जो कि ब्रेस्ट के अंदर प्रोड्यूस मिल्क करते हैं। द सेबेशियस ग्लैंड्स, these consist of secretory epithelial cells derived from the same tissue as the hair follicle। They secrete an oily substance sebum, जो कि यानी कि oily substance secrete करता है sebum into the hair follicles and are therefore present in the skin of all part of the body except the palms of the hands and the soles of the feet। सही है, यानी कि palms और soles of the feet की जगह हर जगह पे ये पाया जाता है। They are most numerous in the skin of the scalp, face, axilla and groins, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। In the regions of transition from one type of superficial epithelium to another, such as lips, eyelids, nipples, labia minora and glans penis, there are sebaceous glands that are independent of hair follicles, secreting sebum directly onto the surface।
सीबम कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड प्लेएबल एंड गिव्स इट अ शाइनी अपीयरेंस। सीबम क्या करता है, हेयर को सॉफ्ट बनाता है, उसको शाइनी लुक देता है। ऑन द स्किन इट प्रोवाइड्स सम वाटर प्रूविंग एंड एक्ट्स एज अ बैक्टीरियसिडल एंड फंजिसिडल एजेंट प्रिवेंटिंग द सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स से भी इन्हीं में बचाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन स्पेशली ऑन एक्सपोजर टू हीट एंड सनशाइन। और ये हमारी स्किन को बचाता है ड्राइंग से या क्रैकिंग ऑफ स्किन से। और उसके बाद क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इंक्रीजेज एट प्यूबर्टी एंड लेस एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एज, रेंडिंग इन्फेंट्स एंड द एल्डरली प्रोन टू द अफेक्ट ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर, यानी कि नेपी रैश इन इन्फेंट्स। सेबेशियस ग्लैंड्स सीक्रेट सीबम करते हैं जो कि सॉफ्टन हेयर शाफ्ट, प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस, डिटर्स pathogens onto hair follicles through pores, skin surfaces. During puberty, increase एंड्रोजन हार्मोन जिसकी वजह से इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन हो जाता है। ब्लॉक स्पोर्स, प्लग्स, हेयर फॉलिकल्स, इंक्लोजर्स अलाउ इन्फेक्शन डेवलपमेंट, एग्जाम्पल एक्नी और folliculitis. Hairs. These are formed by a down growth of epithelial cells into the dermis or subcutaneous tissue called hair follicles. से ये किस तरह फॉर्म होते हैं, डाउन ग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल्स की, जिसके डर्मिस के अंदर सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर जो कि हेयर फॉलिकल्स हैं। एट द बेस ऑफ द फॉलिकल इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द बल्ब। सही, और उसके नीचे इनकी एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको बल्ब कहा जाता है। The hair is formed by multiplication of cells of the bulb as they are pushed upward away from their source of nutrition and the cells die and become keratinized. से हेयर के समय जब मल्टीप्लिकेशन होती है बल्ब के अंदर तो क्या होता है, पुश उसको आप बाहर की तरफ फॉरवर्ड करता है जो कि यानी कि सोर्स न्यूट्रिशन से उसको बाहर निकालता है, वो सेल डाई हो जाते हैं और वो केराटिनाइज्ड हो जाते हैं। द पार्ट ऑफ द हेयर अबव द स्किन इज द शाफ्ट एंड द रिमाइंडर द रूट। सही, जो कि ऊपर का पार्ट है वो शाफ्ट है और रिमाइंडर का रूट कहलाता है। द कलर ऑफ द हेयर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट। सही है, जो कलर हमारा होता है हेयर कलर वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और डिपेंड करता है मेलानिन की सिक्रेशन पर। वाइट हेयर्स इज द रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मेलानिन बाय टाइनी एयर बबल्स। और जब वाइट हेयर क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेलानिन को सेपरेट यानी कि मेलानिन रिमूव हो जाता है टाइनी एयर बबल्स के जगह पे। हेयर्स हमारे जिसके अंदर शाफ्ट होती है, रूट होती है, बल्ब होता है क्योंकि हेयर फॉलिकल है, उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स, एरेक्टर, पिलाई मसल या एपोक्राइन ग्लैंड्स, नर्व रिसेप्टर्स, केराटिनोसाइड्स, हेयर मैट्रिक्स, मेलानोसाइड्स एंड पेपिला. The erector pili. These are the little bundles of smooth muscles fibers attached to the hair follicle. ये एक बंडल लिटिल बंडल होता है स्मूथ मसल्स फाइबर्स का जो कि अटैच होता है हेयर फॉलिकल्स के साथ. Contractions make the hair strand erect and raises the skin around the hair causing goose flash. और ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इनकी और उनको बाल हमारे इरेक्ट हो जाते हैं जब भी हमें शिवरिंग होती है. द मसल आर स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इन रिस्पॉन्स टू फेयर एंड कोल्ड. सही है, और ये स्टिमुलेट किससे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स से, किसके रिस्पॉन्स पे, जब फेयर होता है किसी चीज़ से हम लोग डर जाते हैं या हमें शदीद सर्दी होती है तो हमारी शिवरिंग करते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं. एरेक्ट हेयर स्ट्रैप एयर विच एक्ट एज एन इंसुलेटिंग लेयर. और ये जब हमारे बाल खड़े हो जाते हैं तो इनको एयर को ट्रैप कर लेते हैं और ये इंसुलेटिंग लेयर की तौर पे काम करते हैं. फिर दिस इज़ एन एफिशिएंट वार्मिंग मैकेनिज्म स्पेशली व्हेन अकोम्पनाइड बाय शिवरिंग. एग्जांपल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल. सही, और ये एफिशिएंट वार्मिंग मैकेनिज्म कहलाता है स्पेशली जब हमें शिवरिंग होती है. Nails. The nails in human being are equivalent to the claws, horns and hoofs of animals. They are derived from the same cells as epidermis and hair and consist of a hard, horny keratin pellet इनके अंदर होता है. They protect the tip of the fingers and toes. सही, और प्रोटेक्ट करता है हमारे tips of the fingers को और and toes को. The nail and related skin. Free edges, nail plate, cuticle and lunula.
इसके बाद नेल रूट दे सकते हैं, क्यूटिकल, नेल, नेल बेड, फ्री एजेस, डिस्टल phalanx, fibrofatty pad. The root of the nail is embedded in the skin, is covered by the cuticle and form the hemispherical pale area called the lunula. The nail plate of the nail is the exposed part that has grown out from the germinative zone of the epidermis called the nail bed, जो कि बाहर आया हुआ होता है नेल से. फिंगर नेल्स ग्रो मोर क्विकली देन टोज नेल्स एंड ग्रोथ इज क्विकर व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई. जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई होगा तभी हमारे जो नेल्स हैं हाथों के उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि हम हाथों वगैरह से ज़्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से नेल्स. इसमें आप देखते हैं nail folds, lunula, nail plate, free edges, dermis and nail matrix. Function of the skin. Protection. The skin forms a relatively waterproof layer that protects the deeper and more delicate structures. As an important non-specific defense mechanism, it acts as a barrier against. See, और ये non-specific defense mechanism है जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रहता है इन्वेजन बाय माइक्रोब्स, केमिकल से, फिजिकल एजेंट्स, एग्जांपल माइल्ड ट्रोमा, अल्ट्रावायलेट लाइट से एंड डिहाइड्रेशन से. द डर्मिस कंटेन्स स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स कॉल्ड लैंगरहांस सेल्स. और डर्मिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स होते हैं जो कि लैंगरहांस सेल्स होते हैं. They phagocytes intruding antigens and travel to lymphoid tissue where they present antigen to T lymphocytes, thus stimulating an immune system. और उनके अंदर फैगोसाइटोज होता है जो कि इंक्लूडिंग एंटीजन, जो भी एंटीजन आता है बाहर से उसको लेके जाता है लिम्फॉइड टिश्यू के थ्रू और उसको प्रेजेंट करता है टी लिम्फोसाइट्स को, और उससे ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को. Due to the presence of the sensory nerve endings in the skin, the body reacts by reflex action to unpleasant or painful stimuli, protecting it from further injury. सही है. और जो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं स्किन के अंदर, तो वो यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन भी प्रोवाइड करती हैं अनप्लीजेंट या पेनफुल स्टिमुलाई को उसको मिले. इसी एग्जाम्पल हम लोग इस तरह लेते हैं कि गर्म पतीला पड़ा हुआ है चूल्हे पर, उसको अगर आप हाथ लगाएं तो वो अगर गर्म होगा तो जैसे ही आपका हाथ लगेगा तो आपके रिफ्लेक्सेस उसको हाथ खुद ही पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो फर्दर डैमेज से उसको बचाएंगे. सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट एंड अबव 36.8 सेंटीग्रेड 98.4 फ़ारेनहाइट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स. हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.8 सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट तक हमारा कांस्टेंट रहता है. In health, variations are usually limited to between 0.5 and 0.75 centigrade, यानी कि इतने ऊपर नीचे हो सकते हैं. Also, it is raised slightly in the evening during exercise and in women just after ovulation. सही. और ये रेज हो जाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कब रेज होता है? एक्सरसाइज के दौरान और वुमेंस के दरमियान जब ओवुलेशन हो जाती है. When metabolic rate increase, body temperature rises, and when it decrease, body temperature falls. और जब metabolic rate हमारा increase होता है तो body temperature भी हमारा बढ़ जाता है, और जब वो metabolism decrease होता है तो हमारा body temperature भी decrease हो जाता है. When metabolic rate increase, body temperature rises, and when it decrease, body temperature falls. To ensure this constant temperature, a balance is maintained between heat produced in the body and heat lost to the इन्वायरमेंट. तो मेंटेन करके रखता है कि कितनी हीट को लॉस करना है और कितनी हीट को रिटेन करना है. हीट प्रोडक्शन. सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इन द सेल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन्स केमिकली एंड फिजिकली प्रोड्यूस द मोस्ट हीट. द प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व आर एज फॉलोज. हीट प्रोडक्शन की किस तरह हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. Firstly, the muscles. Contraction of skeletal muscles produces a large amount of heat, and the more strenuous the muscular exercise, the greater the heat produce. हो जिस तरह बंदा ज़्यादा एक्सरसाइज करता जाएगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. Shivering involves muscle contraction and produces heat when there is in the risk of the body temperature falling below normal. और शिवरिंग तब होती है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और हीट को ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाती है, तो क्या होता है? शिवरिंग होती है. The liver. The liver is very chemically active and heat is produced as byproduct. Metabolic rate and heat production are increased after eating.
The digestive organ produces heat during peristalsis and by the chemical reactions involved in digestion. और digestive organ में कब हीट प्रोड्यूस होती है? जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन के अंदर. Heat loss. Most of the heat loss from the body occurs through the skin. Small amounts are lost in expired air, urine and feces. Small amount हमारा loss हो जाता है air के through, urine और feces के through. Only the heat loss through the skin can be regulated to maintain a constant body temperature. और जो कि हीट लॉस होता है हमारी स्किन के थ्रू वही बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. देर इज़ नो कंट्रोल ओवर हीट लॉस बाय द अदर रूट्स. और ये हीट लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता दूसरे रूट के ज़रिए. Heat lost through the skin is affected by the difference between body and environmental temperatures, the amount of the body surfaces exposed to the air and the type of clothes worn. से कि किस तरह यानी कि स्किन से रिलीज़ होता है. इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी डिपेंड करता है और बॉडी सरफेस के किस टाइप ऑफ क्लॉथ आपने पहने हुए हैं. Air is a poor conductor of heat, and when layers of air are trapped in clothing and between the skin and clothing, they act as an effective insulator against excessive heat loss. For this reason, several layers of lightweight cloths provide more effective insulation against a low environmental temperature than on heavy garments. ये यानी कि जिस तरह हम मोटे कपड़े पहने तो हमें ज़्यादा गर्मी होगी, पतले कपड़े पहने तो हमें कम गर्मी होगी. A balance is maintained between heat production and heat loss. Control is achieved mainly by thermoreceptors in the hypothalamus. Mechanism of heat loss. हमारे पास 4 types of heat loss mechanism है. तो फर्स्ट हमारा in evaporation, the body is cooled when heat is used to convert the water in sweat to water vapors. evaporation जब हमारा वाटर होता है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड रेडिएशन, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी रेडिएट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी. से जो कि रेडिएशन क्या होता है, जो भी हमारा बॉडी पार्ट रेडिएट हो जाता है हीट हमारी बॉडी से चली जाती है. एंड कंडक्शन, क्लॉथ्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन टेक अप हीट. से जो भी हमें कपड़े पहने होते हैं वो हमारी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. इन कन्वेक्शन, एयर पासिंग ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज हीटेड एंड राइजेज. Cool air replaces it, and convection current are set up. Heat is also lost from the clothes by convection. सही है, यानी कि हमारी क्लॉथ से भी हीट लॉस होती है कन्वेक्शन के ज़रिए. कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर. फर्स्ट हमारा नर्व कंट्रोल. द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिव टू द टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड. सेकेंड, दिस सेंटर कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर थ्रू autonomic nerve stimulation of the sweat glands when body temperature rises. जब हमारा body temperature rises होता है तो autonomic nerve stimulation के ज़रिए यानी कि sweat glands के ज़रिए हमारी body temperature को maintain करके रखता है. The vasomotor center in the medulla oblongata controls the diameter of the small arteries and arterioles and therefore the amount of blood which circulate in the capillaries in the dermis. The vasomotor center is influenced by the temperature of its blood supply and by nerve impulses from the hypothalamus. और वेजोमीटर किससे इन्फ्लुएंस करता है? टेम्परेचर से, जो कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई दी जा रही है बाय नर्व इम्पल्सेस हाइपोथैलेमस के ज़रिए. When body temperature rises, the skin capillaries dilate and the extra blood near the surface increases heat loss by radiation, conduction and convection. The skin is warm and pink in color. जब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइजेस होता है तो हमारी कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं और एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है जो हमारे सरफेसेस का उससे हीट लॉस होना शुरू हो जाता है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए. When body temperature falls, arterioles constricts on severe heat and the skin is whiter and feels cool. और जब हमारा बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी जो आर्ट्रियोलर हैं वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उनकी और वो क्या हो, हमारी स्किन क्या हो जाती है, वाइटर हो जाती है और फील्स कूल, हमारी स्किन कूल हो जाती है. Activity of the sweat glands. When the temperature of the body increased by 0.2 to 0.5 centigrade, the sweat glands are stimulated to secrete sweat, which is conveyed to the surface of the body by ducts. When sweat droplets can be seen on the skin, the rate of production is exceeding the rate of evaporation. और जब हमें यानी कि सरफेस पे हमें स्वेट ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वो दिखती है, उसमें हमें पता लगता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो एक्सीडिंग यानी कि बढ़ गया है
रेट ऑफ एवापोरेशन से। दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन व्हेन एनवायरमेंटल एयर इज़ ह्यूमिड एंड द टेम्परेचर्स हाई। जब एनवायरमेंटल हमारा ह्यूमिड होगा और टेम्परेचर हाई होगा तब ये होता है। Loss of heat from the body by unnoticeable evaporation of water through the skin and expired air occurs even when the environmental temperature is low. से इनकी अननोटिसेबल एवापोरेशन हमारी होती रहती है थ्रू आउट द स्किन, और हमें इनकी एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब लो होता है तब ये होता है। दिस इज़ कॉल्ड इनसेंसिबल वाटर लॉस। अराउंड 500 ml पर डे लॉस होता है इसके ज़रिए, एंड इज़ accompanied by insensible heat loss. Effects of vasodilation. Vasodilation का क्या इफेक्ट पड़ता है? The amount of heat lost from the skin depends to a great extent on the amount of blood in the vessels in the dermis. As heat production increases, the arterioles become dilated and more blood pours into the capillary network in the skin. से कि जिस तरह हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है आर्टियोल्स डायलेट हो जाती हैं और मोर पोर्स ओपन हो जाते हैं कैपिलरी नेटवर्क के अंदर, हमारी स्किन के अंदर। In addition to increasing the amount of sweat produced, the temperature of the skin is raised, and there is an increase in the amount of heat lost by radiation, conduction, and convection. If the external environmental temperature is low or if heat production is decreased, vasoconstriction is stimulated by sympathetic nerves. अगर हमारे external environmental temperature वो low है और heat production भी हमारी decrease हो गई है तो vasoconstriction होगी जो कि sympathetic nerve करता है। This decreases the blood flow near the body surfaces, conserving heat, जो कि heat को absorb करता है। Fever. This is often the result of infection and is caused by release of chemicals, pyrogens from damaged tissue and the cells involved in inflammation. Fever हमें किस वजह से होता है? pyrogens की वजह से, जो कि हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से। Pyrogens act on the hypothalamus which releases prostaglandin that resets the hypothalamic thermostat to a higher temperature. पायरोजेंस क्या करती हैं? हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करती हैं जो कि रिलीज़ करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और उससे रीसेट हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो कि हाइयर टेम्परेचर कॉज करता है। The body responds by activating heat promoting mechanisms, example shivering and vasoconstriction, until the new higher temperature is reached. सही है। और बॉडी टेम्परेचर क्या रिस्पॉन्ड करता है? हीट प्रोमोटिंग मैकेनिज्म करता है, शिवरिंग और वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। When the thermostat is reset to the normal level, heat loss mechanism are activated. से वो जब थर्मोस्टेट रीसेट कर दिया जाता है नॉर्मल लेवल पर तो हीट लॉस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। There is profuse sweating and vasodilation accompanied by warm pink flushed skin until body temperature falls to the normal range again. सही, और वहाँ पे profuse sweating, vasodilation होने लगती है, वार्म पिंक स्किन हमारी बन जाती है जब तक के बॉडी टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाता। हाइपोथर्मिया. दिस इज प्रेजेंट व्हेन कोर टेम्परेचर, एग्जांपल द रेक्टल टेम्परेचर इज बिलो 35 सेंटीग्रेड 95 सेंटीग्रेड। जब हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। एट अ रेक्टल टेम्परेचर बिलो 32 सेंटीग्रेड 89.6 फ़ारेनहाइट, compensatory mechanism to restore body temperature usually falls. Example, shivering is displayed by muscle rigidity and cramps. सही है, यानी कि शिवरिंग रिप्लेस हो जाता है मसल रिजिडिटी, यानी कि मसल में स्टिफनेस या टेंडरनेस बढ़ जाता है और क्रैम्प्स होने लगते हैं। vasoconstriction fails to occur and there is lowered blood pressure, pulse and respiration rate. vasoconstrictions फेल हो जाती हैं जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हमारा हो जाता है, पल्स भी लो हो जाती है, रिस्पायरेशन भी हमारी लो हो जाती है। Mental confusion and disorientation occur. Death usually occurs when the temperature falls below 25 centigrade 77 Fahrenheit. और मेंटल कन्फ्यूजन या डिसओरिएंटेशन होती है, नहीं पता नहीं लगता कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, और इससे डेथ भी हो सकती है अगर हमारा टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए या 77 फ़ारेनहाइट से नीचे। Individuals as at the extreme of age are prone to hypothermia. से ज़्यादा ओल्ड एज के ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। 7-dehydrocholesterol is a lipid-based substance in the skin. से हमारी स्किन के अंदर 7-dehydrocholesterol
लिपिड बेस्ड सब्सटेंस मौजूद होता है जो एंड अल्ट्रावायोलेट लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ट्स इनटू विटामिन डी, और उसके बाद जब अल्ट्रावायोलेट लाइट पड़ती है सन की तो उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में. दिस सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड इज यूज्ड विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन. और ये उसको सर्कुलेट उसके बाद विटामिन डी बनने के बाद ब्लड में सर्कुलेट होता है और उसको कैल्शियम एंड फॉस्फेट से इन द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बोन के अंदर इस्तेमाल किया होता है. एनी विटामिन डी इन एक्सेस ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज स्टोर्ड इन द लीवर. से ये जब भी एक्सेसिव विटामिन डी होते हैं तो उसको स्टोर कर लिया जाता है लीवर के अंदर. सेंसेशन. Sensory receptors consist of nerve endings in the dermis that are sensitive to touch, pressure, temperature, or pain. Stimulation generates nerve impulses in sensory nerve that are transmitted to the cerebral cortex. से जो भी nerve impulses generate होंगी sensory nerves के through transmit होंगी cerebral cortex तक. Some areas have more sensory receptors than other, causing them to be especially sensitive. Example, the lips and fingertips. Absorption. This property is limited by substances that can be absorbed, include some drugs in transdermal patches, example hormones used as a replacement therapy in post-menopausal women, nicotine and an aid to stopping smoking. Some toxic chemicals, example mercury. Excretion. The skin is a minor excretory organ for some substances including sodium chloride in sweat glands, and excess sweating may lead to abnormally low sodium level. से इनकी ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो वो सोडियम लेवल लो हो जाएगा. यूरिया स्पेशली when kidney function is impaired. Aromatic substances, example garlic and other spices. Wound healing. Conditions required for wound healing. Number 1. Systematic factors क्या होते हैं? These include good nutritional status and general health, infection, impaired immunity, poor blood supply, and systematic, example diabetes mellitus, and cancer reduces the rate of wound healing. से sympathetic factor की कौन सी कंडीशन होती है wound healing के लिए? जब बंदा उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा हो, ग़िज़ा उसको अच्छी मिले, हेल्थ उसकी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि उसको कोई इन्फेक्शन या पोर ब्लड सप्लाई उसको उस जगह पे मिले, या उसको बीमारी हो डायबिटीज़ मेलाइटिस की या कोई कैंसर हो उसको, जिसकी वजह से वाउंड हीलिंग स्लो हो जाती है. नंबर सेकंड, लोकल फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट वाउंड healing include good blood supply providing oxygen and nutrients and remove waste products. अगर उसको अच्छी ब्लड सप्लाई मिली है, ऑक्सीजन मिली है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ से अच्छी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम कंटेमिनेशन, एग्जाम्पल माइक्रोब्स, फॉरेन बॉडीज, टॉक्सिक केमिकल्स. प्राइमरी healing by first intention. This method of healing follows minimal destruction of tissue. When the damaged edges of a wound are in close opposition, there are several overlapping stages in the repair processes. Number 1, inflammation होती है. The cut surfaces become inflamed and blood clot and cell debris fill the gap between them in the first few hours. Phagocytes and fibroblasts migrate into the ब्लड क्लॉट. सबसे पहले क्या होता है कि सरफेस होती है वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड क्लॉट वहाँ पे बनना शुरू हो जाए. जो सेल डेब्रिस होती है वो उस गैप को फिल कर देती है और वहाँ पे कुछ घंटों के अंदर वहाँ पे फिर फैगोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं माइग्रेट करके ब्लड क्लॉट करने के लिए. स्टेजेस इन प्राइमरी वाउंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. आप देखें ये जो वाइट है ये फिब्रोब्लास्ट है और ये जो ब्राउन कलर के हैं ये फैगोसाइट्स हैं. Phagocytes begin to remove the clot and cell debris, stimulating fibroblast activity. Fibroblasts secrete collagen fiber which begin to bind the surface together. Number second, proliferation. There is proliferation of epithelial cells across wound through the clot. The epidermis meets and grows upwards until the फुल थिकनेस इज रिस्टोर्ड. और एपिडर्मिस से ऊपर तक जाता है जब तक कि पूरी थिकनेस नहीं आ जाती. द क्लॉट अबव द न्यू टिश्यू बिकम्स द स्कैब एंड सेपरेट्स आफ्टर 3 to 10 days. और जो क्लॉट बनता है उसके ऊपर न्यू टिश्यू का स्कैब बन जाता है जो कि 3 to 10 days तक हट जाता है. ग्रेनुलेशन टिश्यू consisting of new capillary buds, phagocytes and fibroblasts develop invading the clot and restoring the blood supply to the wound.
Fibroblasts continue to secrete collagen fiber as the clot and any bacteria are removed by phagocytosis. Fibroblasts क्या करते हैं? secrete collagen fiber करते हैं जो कि clot करके रखता है और बैक्टीरिया को कौन रिमूव करता है? phagocytosis. Number third, maturation. The granulation tissue is replaced by fibrous scar tissue. सही, granulation tissue को रिमूव होता है fibrous scar tissue के जरिए. Rearrangement of collagen fibers occurs and the strength of the wound increases. Rearrangement होती है collagen fibers की and strength होती है strength of the wound increases. In time, the scar becomes less vascular, appearing after a few months as a fine line. The channels left when stitches are removed heal by the same processes. Secondary healing, healing by second intention. This method of healing follows destruction of a large amount of tissue or when the edges of wound cannot be brought into a position. Example, various ulcers and pressure sores, decubitic ulcers. से second healing क्या है? जब कुछ ज़्यादा ही गहरा घाव हो जाता है तब second healing आती है. The stages of secondary healing are the same as the primary healing and the time taken for healing depends on the effective removal of the cause and on the size of the wound. See, इन्हीं की stages या टाइम कितना लगता है वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना उसका गहरा साइज़ है या कोई कौन से इन्फेक्शन सेल से उसको रिमूव, जब तक कि वहाँ से इन्फेक्शियस सेल रिमूव नहीं हो जाते तो वहाँ पे बन नहीं सकता. There are several recognized stages in the repair process. Example of decubitic ulcers. फर्स्ट देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन, सेकंड प्रोलिफरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और फिर मैचुरेशन और उसके बाद फिर स्कार. फर्स्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन. This develops on the surface of the healthy tissue and separation of necrotic tissues. Slough begins due to mainly to the reaction of phagocytes in the inflammatory exudate. Second, proliferation. This begins as granulation tissue consisting of capillary buds, phagocytosis, and fibroblasts developing at the base of the cavity. It grows toward the surface, probably stimulated by macrophages. Phagocytes in the plentiful blood supply tend to prevent infection of the wound by ingestion and bacteria after separation of the slug. Some fibroblasts in the wound develop a limited ability to contract, reducing the size of the wound and healing time. When granulation tissue reaches the level of the dermis, epithelial cells at the edges proliferate and grows towards the center. Number third, maturation. This process occurs as the scar tissue replaces granulation tissue, usually over several months until the full thickness of the skin is restored. The fibrous scar tissue is shiny and does not contain sweat glands, hair follicles, or sebaceous glands. Thank you. Hope you like it.